जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कर्नल दानवीर और आज मैं आपके साथ आपके सामने एक बेहद खास मेहमान के साथ हूं। दरअसल मेरे लिए काफी ये खास हैं और जब आप इनकी बात सुनेंगे तो आपके भी बहुत अजीज और खास हो जाएंगे। दरअसल ये ब्रिगेडियर एच एस सोही हैं और मैं और सोही साहब दोनों एक ही कोर्स के हैं, यानी कि हम नंबरी हैं जिन्होंने इकट्ठे ट्रेनिंग करी है, फौज में इकट्ठे नौकरी करी है। बहुत भारी तजुर्बा है और अगर आप इनके कारनामों के बारे में सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये इन्फेंट्री के कुछ चुनिंदा अफसरों में से हैं जिनको इतनी भारी तादाद में मैं कहूंगा कि इनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है। और वो क्या हैं कहानियां, कैसे कैसे क्या क्या मिला है, वो हम इनसे बात करेंगे। साथ ही हम बात और कुछ करंट अफेयर रिलेटेड चीजों के बारे में भी कर लेंगे, क्योंकि अब हम दोनों सिविल में हैं तो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी कर लेंगे। और इस तरीके से ये पूरा पैकेज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये कहे कि आप जो पूरा ये पस मंजर है जो जनरली आप अदरवाइज देखते हैं टेलीविजन पे और अखबारों में पढ़ते हैं, फौजी नजरिए से फौजी लोग इस चीज को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया लगेगा। तो चलिए बात करते हैं सोही से, ब्रिगेडियर एच.एस. सोही से, और उन्हीं की जुबानी उनकी शौर्य गाथाओं के बारे में जानते हैं और फिर आगे गुफ्तगू को जारी करेंगे। तो सोही, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और हम एक दूसरे के सामने टेक्नोलॉजी के जरिए बैठे हुए हैं। तो यार, दर्शकों को ये आप अपनी कहानी बता दें कि आपने जो शुरुआती दौर में जो तजुर्बा हासिल किया जेएनके में, वो क्या था। और जैसा मैंने कहा कि आप इंडियन आर्मी के एक बहुत ही हाईली डेकोरेटेड सोल्जर हैं, जो ये मैं बात कह रहा हूं, तो ये दर्शकों को बताइए कि आप ये क्यों हैं। दानवीर 92 में 1992 में उस टाइम पे मिलिटेंसी पीक पे थी कश्मीर के अंदर। तो उस टाइम पे हमारी यूनिट को सौभाग्य मिला कि हम जाकर के हमें कश्मीर में डिप्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिली। तो 1992 में हम प्रॉपर श्रीनगर में जाके डिप्लॉय हुए। एंड श्रीनगर उस टाइम पे मतलब इस टाइम इतनी ज़्यादा मिलिटेंसी थी कि गाँव के अंदर परेड्स निकलती थी मिलिटेंट्स की। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं एक गाँव था, उस गाँव के अंदर तकरीबन 100 मिलिटेंट एक गाँव के अंदर थे, एक गाँव के अंदर। एंड वहाँ पे देखो हज़ारों गाँव हैं, तो एक गाँव के अंदर 100 मिलिटेंट थे। एंड वो उस पीरियड के अंदर वहाँ पे नॉर्मल अपनी इंडिपेंडेंस डे परेड्स निकालते थे। तो बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी। बच्चा वहाँ पे हैंड ग्रेनेड लेकर के घूमता था। कभी कोई गाड़ी जाती थी हमारी तो उसके ऊपर ग्रेनेड लॉब कर देते थे। तो इसलिए हमने अपनी गाड़ियाँ मॉडिफाई करी शुरू में जा कर के। नीचे से आईडी फट जाती तो गाड़ी नीचे से फट्टे वगैरह लगाए, ऊपर हमने जाली वगैरह लगाई गाड़ियों के, ताकि ग्रेनेड वगैरह गाड़ी के अंदर ना गिरे। तो ये उस टाइम इस टाइप का माहौल था। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी, कोई वहाँ पे, और पुलिस ज़ीरो थी। पुलिस बिल्कुल ही कुछ काम नहीं करती थी पुलिस, बिकॉज़ उनकी सिंपैथी भी थी थोड़ी बहुत ही मिलिटेंट्स के साथ। तो टोटल वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं था। एंड हम लोगों को वो ऑक्यूपेशन फोर्स के टाइप ही समझते थे जब हम वहाँ पे पहुँचे। उन दिनों में हाँ, 92 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे मेरी यूनिट को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें नॉर्थ कश्मीर में भी हमारी डिप्लॉयमेंट रही, साउथ कश्मीर में भी रही, प्रॉपर श्रीनगर के अंदर भी रही। एक आपको याद होगा, एक ऑपरेशन हजरत बल हुआ था। बिल्कुल। हजरत बल दरगाह के अंदर मिलिटेंट्स ने जाकर के ऑक्यूपाई कर लिया जिसके था। अंदर बड़ा फेमस वो आतंकवादी था मस्तगुल था। वो जिड़ा भज गया सीगा। हाँ हाँ, नहीं, मस्तगुल चरारे शरीफ में हुआ था एक। सॉरी, हाँ, चरारे शरीफ में मस्तगुल था। बट Correct. हजरत बल के अंदर उस टाइम पे भी 10-12 मिलिटेंट्स थे जिन्होंने अंदर घुस गए थे। एंड उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, जो उस टाइम की सरकार थी, हमारी मिलिट्री लीडरशिप थी, वो बिकॉज उससे पहले हमारा ये अपना गोल्डन टेम्पल वाला इंसिडेंट हुआ था, तो उसको रिपीट नहीं करना चाहते थे कि सेंसिटिविटीज वो हो जाएंगी। तो उसको बड़े तरीके से हैंडल कर रहे थे। उसको चारों तरफ से घेर करके अच्छी तरह उनको मतलब तरसा के मिलिटेंट्स को उनको वेयर आउट करके कि वो उस तरीके से बाहर निकल आए। तो उसमें हम सक्सेसफुल हो गए थे उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में।
उनको हमने सेफ रास्ता दे दिया था एंड उनको बाद में हमने कहा फिर पकड़ लेंगे, बट उनको हमने जाने दिया था एंड एक इंसिडेंट बचा लिया था आर्मी ने बड़े तौर तरीके से। बिकॉज उस टाइम जैसे मैं बता रहा हूँ कि लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे। अगर हजरत बल है तो उसके चारों तरफ भीड़ आ जाती थी एंड वो सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेट ही नहीं करने देती थी। तो ये उस पीरियड की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें जैसे आपने बताया है कि अलग अलग ऑपरेशंस में मैं तकरीबन वहां पे 25,000 किलोमीटर अपने 3 साल के टेन्योर में पैदल चला हूँगा। बिल्कुल चले होंगे, बिल्कुल चले होंगे। 25,000 किलोमीटर मैंने 3 साल में पूरा अपने पाँव से वहां करा एंड पहाड़ियां चढ़ चढ़ करके सारा कुछ। तो मेरे को लोग मतलब वहां पे यूनिट में माउंटेन गोट भी बोलने लगे थे कि ये माउंटेन गोट है, कहीं पे भी डिफिकल्ट ऑपरेशन है इसको लॉन्च कर दो। तो उस तरीके से और हमारे उस टाइम पे बिकॉज मिलिटेंसी इतनी ज्यादा थी एंड उस इसीलिए इंटेंसिटी नंबर ऑफ ऑपरेशंस बहुत होते थे। तो कई बार हम एक एक दिन में 3-3 ऑपरेशन करते थे कि रात को कहीं कॉर्डन करा, दोपहर को एम्बुश लगाया, शाम को कहीं रेड मारी। तो 3-3 एक बंदा अपनी कंपनी का 3-3 ऑपरेशन कर रहा है। तो इस टाइप का वो माहौल था। बहुत आप जैसे बता रहे हैं बिल्कुल। इनफैक्ट हम सब दोनों कमीशन तो एक ही टाइम हुए और मैं उधर कुपवाड़ा से आगे था। तो वो माहौल ऐसा था कि लिबरेटेड जोन्स थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट बहुत सारे थे, लोकल्स की भी उस समय काफी सपोर्ट थी और सो ही वो बड़े खतरनाक दिन थे। वो याद करते हैं तो अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो मेरे वहां पे जैसे हर मिलिटेंट का अपना कोड नेम होता था, मतलब एक उसका नॉर्मल नाम है और साथ में उसका कोड नेम था। तो धीरे धीरे हमने वहां पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू करी, अपना डेटाबेस बढ़ाया एंड हम बड़े फिर तरीके से सक्सेसफुल ऑपरेशन, काफी अच्छे ऑपरेशन हुए। तो जैसे आप बात कर रहे पहले मैं बिकॉज ऑपरेशंस इतने ज्यादा इनकाउंटर्स आप बोल दो मिलिटेंट्स के साथ, मोर देन 200 इनकाउंटर्स में मैंने पर्सनली पार्टिसिपेट करा होगा। 200 एनकाउंटर, सो ही 200 एनकाउंटर बहुत होते हैं। हाँ, मेरी अपनी सर्विस में मैंने भी मिलिटेंट मारे, टेररिस्ट मारे हैं, लेकिन 200 एनकाउंटर एक बहुत बड़ा आंकड़ा है मेरे ख्याल से। अभी तो आज के टाइम में तो पलटने, और मैं कह रहा हूं कि क्या बोलूं मैं, पूरी इंडियन आर्मी जो कश्मीर घाटी के अंदर है उसके 200 एनकाउंटर पूरे साल में नहीं होते होंगे। नहीं होते बिकॉज उस टाइम पे मिलिटेंट्स की तादाद बहुत थी, नंबर 1। नंबर 2, हम डे इन डे आउट एक एक दिन में 3-3 ऑपरेशन करते थे। तो जस्ट फॉर द व्यूअर्स दिस थिंग, जैसे आजकल बताते हैं कि जी आर्मी बताती है कि जी देयर आर अराउंड 100 मिलिटेंट्स इन द वैली। उस समय कितने आतंकवादी वैली में होते होंगे अंदाजन? उस टाइम पे तकरीबन दानवीर 10,000 से 15,000 मिलिटेंट मिनिमम थे, ये मेरा अंदाजा है। बट एक्चुअल फिगर वेरी करती रहती थी बिकॉज वहां आते रहते थे, इधर इनकाउंटर होता मर जाते थे, फिर और आ जाते थे, मतलब लॉन्च पैड्स इतने ज्यादा थे। तो वैसे पाकिस्तान ने जोर बहुत लगाया था, बहुत जोर लगाया था एंड पाकिस्तान ने बड़े तरीके से गेम खेली थी ये कि उसने अगर 1-2 मतलब तंजीम होंगी मिलिटेंट्स की, तो गवर्नमेंट उनके साथ बातचीत करके उनको सुलझा सकती है। उन्होंने आईएसआई ने उस टाइम पे 40 से 50 अलग अलग वर्टिकल खड़े कर दिए थे, ताकि अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो एक के साथ बात कर लेगी, 2 के साथ बात कर लेगी, बाकी के साथ कैसे बात करेगी, तो बाकी वाले खड़े हो जाएंगे। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। या हाँ, सो ये बड़ा उनका बड़ा समझदारी से उन्होंने इतनी ज्यादा तंजीम बना दी थी कि आप उसको कभी मुद्दे को सुलझा ही नहीं सकते। 2 को खुश कर लोगे, 5 को उनकी मांगे दे दोगे, बाकी 35 खड़े हो जाएंगे अलग से। बिल्कुल। हाँ, तो बड़ा मुश्किल वाला वक्त था एंड उस टाइम पे मैं अपने पर्सनल 2-3 ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें मेरे को शौर्य चक्र मिला था। उस ऑपरेशन में वो लास्ट वाला ऑपरेशन था, 1995 में हुआ था वो। सो ही शौर्य चक्र, क्योंकि अपने सिविलियन व्यूअर्स हैं, शौर्य चक्र क्या है? व्हाट इज शौर्य चक्र? शौर्य चक्र पीस टाइम में 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ये वीर चक्रा के बराबर है। जैसे वीर चक्रा होता है, वीर चक्रा के बराबर वीर चक्रा वॉर में मिलता है। ये शौर्य चक्रा जो है पीस टाइम में जब आप इंटरनल मिलिटेंसी के साथ, टेररिस्ट के साथ फाइट करते हो, तो 3rd गैलेंट्री अवार्ड है ये।
मतलब पीस टाइम में मिलता है, लेकिन दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि ये लड़ाई करते हुए मिलता है। हाँ, पीस लड़ाई टाइम करते का हो। मतलब ये नहीं कि वो वैसे ही मिल गया, लड़ाई के दौरान मिलता है, जिसमें लड़ाई गोलियां चलती हैं, हाँ। उसके अंदर आपको शौर्य चक्र मिलता है। तो सोही को शौर्य चक्र मिला है और वो इसी शौर्य चक्र की कहानी सुना रहे हैं। प्लीज सोही। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं आपको ये तराल का एरिया है और मैं 23 पंजाब 23 पंजाब यूनिट है जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी बनी है, जो जिसमें फेमस बॉर्डर। बाबा बनोट भी है बिल्कुल, अभी। हाँ। हाँ, हाँ। तो हाँ। तो बनोट की यूनिट, बनोट को मेरे साथ अटैच करा था, वो हमें रिप्लेस कर रहे थे कश्मीर के अंदर। तो मैं उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं हम। इतना टाइम तो होता नहीं वहाँ पे, बिकॉज़ आप अपना रोज़ ऑपरेशन कर रहे हो, रोज़ आप पेट्रोलिंग कर रहे हो, एम्बुश कर रहे हो, रेड कर रहे हो, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कर रहे हो। तो मैं बनोट की टुकड़ी को साथ ले जा करके, अपनी एक छोटे से 15-20 बंदे थे उस ये टाइम पे ये ये बनोट की जो यूनिट है, इसको थोड़ा और क्वालिफाई कर देते हैं। जैसा सोही ने बताया कि ये बॉर्डर पिक्चर इसी के ऊपर बनी है। जैसलमेर के इलाके में आपने अगर बॉर्डर पिक्चर देखी हो तो इस यूनिट ने बहुत शानदार काम किया था। आपने ब्रिगेडियर चांदपुरिया का नाम सुना होगा, जिसमें शायद उनको सोही महावीर चक्र मिला था, महावीर चक्र। महावीर चक्र मिला था और सनी देओल ने उनका रोल किया सनी था देओल ने इनका रोल किया था। तो ये बॉर्डर वो मूवी के वाली अंदर। जबरदस्त पलटन। इसके अंदर हमारे कोर्समेट नीलेश भनोट थे, और नीलेश भनोट और सोही दोनों कोर्समेट, दोनों अच्छे दोस्त। तो ये सोही और नीलेश भनोट की कहानी है, ये सोही बता रहे हैं। जी सोही। तो नीलेश मेरे पास, मेरी कंपनी में हमने एक छोटे से कमरे में रह रहे थे, एज कंपनी कमांडर थे हम दोनों। तो नीलेश मेरे पास आगे, नीलेश की कंपनी मेरे साथ अटैच होगी सीखने के लिए कि कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि हमारे पास 3 साढ़े 3 साल का तजर्बा था तब तक। तो नीलेश, एक दिन हमें शाम को इंफॉर्मेशन मिली कि मिलिटेंट एक साथ वाले गांव में आ रहे हैं। तो मैंने नीलेश को बोला कि भी जहाँ मेरे को ज़्यादा लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी होगी, तो नीलेश का एनकाउंटर हो जाएगा, एटलीस्ट उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल जाएगी। मैंने नीलेश को वो एरिया दे दिया जहाँ लेस लाइकलीहुड था, वो उस एरिया में मैंने अपने आप को डिप्लॉय कर दिया, अपनी टीम को डिप्लॉय करा। तो तकरीबन उस दिन शाम 6:30-7 बजे की बात है कि उस दिन वो मिलिटेंट, मतलब उस टाइम पे क्या हो गया कि मिलिटेंट उतने नहीं आ पाए, वो फेक वो खबर थी। एंड उस थोड़ी देर के बाद रेडियो सेट के ऊपर मैसेज आता है कि भी इनका फायरिंग आने की आवाज आ जाती है। तो मैंने कहा कि अच्छा है, बहुत अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन सही थी। इनका हमारा वो बेसिकली कांटेक्ट हो गया मिलिटेंट्स के साथ। तो मैंने नीलेश को पूछा कि भी क्या हुआ, वो कहता भी कांटेक्ट हो गया हमारा, एंड मैं बाकी तेरे को बाद में बताऊंगा। एंड उस टाइम पे मतलब उसकी एक टुकड़ी के साथ कांटेक्ट हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद नीलेश को अपना, बाद में मेरे को पता चला कि नीलेश के बैक में गोली लग गई थी, उसके लंबे रूट पे मेरे के शोल्डर से गोली हाँ, गई ओके। और पीछे पूरा उसके गोली लगी। और हाँ, एक उससे शाम को हम एक्चुअली चिकन वगैरह बना करके गए थे कि शाम को डिनर इकट्ठे करेंगे। हाँ, और वो देखा, अभी नीलेश को मैं लेके आया रात तकरीबन 8:30-9 बजे नीलेश वापस आया अपनी टीम के साथ यूनिट लोकेशन में। तो जब नीलेश पहुंचा तो तब तक उसके पूरा खून निकल रहा था पीछे से। अब उस टाइम पे रात को, आप बिलीव करो, सारे पुल उड़े हुए हैं, उस एरिया में कोई ब्रिज नहीं था, कोई गाड़ी नहीं चल सकती थी, रात को कहीं मूवमेंट ही नहीं कर सकते। तो मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, डॉक्टर भी नहीं आ ये रहा। तो ये मिलिटेंट्स की मॉडस ऑपरेंडी थी कि सारे पुल जला दो, सारे स्कूल जला दो, सारे पुलिस थाने जला दो, जिससे कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, ये सब ठप हो जाए। राइट। ठप हो जाए, बिल्कुल हाँ। तो अभी कोई जगह नहीं बची थी। नीलेश को मैं कैसे रात को इवैक्यूएट करूं, हॉस्पिटल लेके जाऊं, उसके ब्लीडिंग हो रही है। एंड आप, हमने उसको न किसी तरीके से, मैं डॉक्टर से पूछ रहा हूँ रेडियो सेट के ऊपर, मैं कैसे क्या दूं, कि उसको कहीं टेटनस का इंजेक्शन लगाऊं या क्या उसको टैबलेट दूं। किसी ना किसी तरीके से उसका खून बंद करके हमने सुबह 2-3 बजे तक उसको संभाल के रखा, नीलेश को। मतलब कि इन्फेंट्री के 2 कोर्समेट, हाँ, और एक कोर्समेट को गोली लगी है, दूसरा साथी उसको इंजेक्शन लगा रहा है और इलाज कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। मैं, क्योंकि और कोई है ही नहीं है किसी तरीके से, डॉक्टर नजदीक नहीं है, डॉक्टर भी 30-40 किलोमीटर दूर है, रात को आ नहीं सकते। एंड वो सारे ब्रिज जुड़े हुए हैं, सारा कुछ वो हुआ है। तो फिर अमेजिंग। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग नीलेश को हमने इवैक्यूएट करा, श्रीनगर लेके गए। तो
अभी ये इसका प्रिल्यूड है। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं अपनी जैसे उस मॉर्निंग में उसकी बाकी वाले बंदों को, जो बाकी उसकी नफरी है, उनको दिखा रहा हूँ, एरिया फेमिलराइजेशन करवा रहा हूँ। एक छोटा सा गांव है जहाँ के बाद फिर पूरी जो लेह लद्दाख वाली पहाड़ियां शुरू हो जाती है, नरिस्तान करके है जी। गांव का नाम, नरिस्तान था। तो हम, क्योंकि गाड़ियां आ नहीं सकती, तो हमने एक सिविल ट्रक था, उसमें बैठ करके गए। ये नरिस्तान कहीं अमरनाथ के रास्ते में तो नहीं है? नहीं, हाँ, वहां रास्ते में नहीं है, बट वहां से जो अमरनाथ वाली पहाड़ियां वो शुरू हो जाती है। वो शुरू हो जाती है, हाँ, डायरेक्शन। वो लास्ट गांव है, उसके बाद मतलब पूरी बर्फ ही बर्फ है, कहीं आपको कुछ वहां पे उसको पता नहीं चलता, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। तो हम पहले भी वहां पे ऑपरेशन करते थे, कभी हमारा मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट नहीं होता था, बिकॉज जैसे हमारी गाड़ी अपने कैंप से निकलती थी, वो अपनी हाइट्स के ऊपर मिलिटेंट्स बैठे होते थे, तो वहां से वो बता देते थे कि गाड़ी निकलेगी, वो सारे गाँव को सारे भाग जाते थे वहां से। तो उस दिन लकीली क्या हुआ कि हम सिविल गाड़ी थी हमारे पास, ट्रक था बेसिकली, ट्रक में बैठ करके हम चले गए। तो मिलिटेंट्स को पता नहीं चला कि ये ट्रक में भी आ सकते हैं। हम ट्रक में पहुंचे, सिविल ट्रक में। जैसे हम उतरे, मैं उनको बता रहा था कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो तो आप मिलिटेंट्स को कैसे रिएक्ट करवाएंगे, अगर आपके पास कोई इंट नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो हमने कहा कि एकदम धीरे, हम गए अंदर, ग्रुप बना करके गांव के अंदर घुस गए और थोड़ा बड़ा हफड़ा दफड़ी करी। जैसे ही हमने हफड़ा दफड़ी करी, तो मिलिटेंट्स भाग लिए आगे को, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो मिलिटेंट्स, 4 मिलिटेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने चारों ने फायरिंग शुरू कर दी। एंड वो आगे आगे भाग रहे हैं, हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और वो पीछे को फायर कर रहे हैं, हम उनके ऊपर कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे जाते जाते मेरा रेडियो सेट ऑपरेटर, उस टाइम पे रेडियो सेट आपके साथ ही होता है, रेडियो सेट ऑपरेटर, तो उसके पेट में गोली लगी पहले। जैसे मैंने उसको संभाला, उसको वहां से इवैक्यूएट करा। अभी गाड़ी भी नहीं है, वो ट्रक ही था जिससे में आए थे हम। यू कैन इमेजिन उस टाइम पे किस टाइप का हालत है ना। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, तो फिर बीच में एक नाला सा था, जो सूखा नाला था, वो मिलिटेंट नाले के उस तरफ जाकर के एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसके पीछे छुप गए। अब उसके पीछे वो मिलिटेंट छुपे हुए हैं, और ये दिन के तकरीबन, रेडियो ऑपरेटर का क्या किया तुमने? मतलब रेडियो ऑपरेटर की गोली लग गई? हाँ, रेडियो ऑपरेटर को हमने इवैक्यूएट करा। उसको अच्छा, मैंने एक पार्टी भेज करके, बिकॉज मैं लिंक नहीं तोड़ना चाहता था, कांटेक्ट नहीं तोड़ना चाहता था कॉन्टैक्ट मिलिटेंट नहीं से। तोड़ना चाहते थे हाँ, यार। नहीं तो वो फिर वो भाग जाते। तो भाग जाते। उनको पिन डाउन करके हमने 2-3 बंदों के साथ रेडियो सेट ऑपरेटर को साइड पे करा। और उसको कितनी नफरी थी तो ही? तकरीबन 15 बंदे थे हम, बिकॉज छोटी पार्टी थी, मैं उनको लेके जा रहा था। जी जी। तो सेक्शन प्लस के तकरीबन वो थे। तो अभी वो मिलिटेंट्स, मतलब वो बोल्डर के पीछे बहुत बड़ा बोल्डर है, मैं इस तरफ अपना सूखे नाले के अंदर हूँ, वो मेरे हाइट से ऊपर है। तो वहां पे डायरेक्ट राइफल का फायर हो नहीं पा रहा था मेरे नीचे से, तो मैंने ग्रेनेड उनके ऊपर लॉब किया। जैसे ही मैंने ग्रेनेड, हाँ, तो जैसे ही ग्रेनेड लॉब किया, तो वो, मैं ऊपर निकला, उन्होंने ऊपर से फायर किया, तो वो गोली मेरे छाती में लगी। वो एंड जो छाती में, आपने अभी वो ट्विटर पे भी आपने वो वर्दी डाली जिसके अंदर, हाँ मैं तो उसकी वो वर्दी देख के मैं कहा सोही, यू आर लकी यार, तुम बच गया। हाँ। आई मीन इट वाज टू तो क्लोज। हाँ, हाँ, वेरी वेरी क्लोज। तो वो ग्रेनेड फेंका, उसके बाद वो उनको इंजर हो गए वो, पर फिर भी 2 बंदे वहां पे थे। तो उसके बाद मैं, जब गोली आपको लगती है तो आपको पता नहीं चलता कि आगे से लगी है। मैंने सोचा कहीं पीछे से किसी ने पत्थर मारा, बिकॉज जब गोली आपकी बॉडी से निकलती है, तो जहां से निकलती है वहां से, जैसे न्यूटन का 3rd लॉ है ना, तो इम्पैक्ट पीछे से होता है, आपको पीछे से लगता है झटका बहुत जोर से। तो मैंने सोचा कहीं पीछे से किसी ने पत्थर मारा है, तो मेरा ध्यान नहीं है। तो तकरीबन आधे 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, मैंने अपना लगा शर्ट के नीचे हाथ डाल के देखा, वो गीला गीला सा हो रहा था। मैंने देखा हाथ डाल करके, मैंने फिर देखा ये गीला, मैं ये तो लाल सा हो गया। तो मैंने फिर लगा कि अच्छा ये तो ब्लड है यार। तो ये तकरीबन 11 बजे की बात है, 11 साढ़े 11 बजे की वही डर बात नहीं लगा, घबराहट नहीं हुई कि दिन आगे का। हो गया यार? नहीं, वो घबराहट नहीं हुई, इसलिए आपके सामने बैठा हूँ। तो बिकॉज वो तो एक्चुअली प्रिविलेज है, अगर आप वॉर में या जंग, मैदान जंग में आप मरते हो, तो उससे उससे अच्छा सौभाग्य कुछ नहीं है। तो मैंने थोड़े अपनी टांगे टूंगे हिला के देखी, हाथ हिला के देखे, मैंने कहा मेरी बैक से निकल गई है वो, पर मेरी बैकबोन के ऊपर उसने इम्पैक्ट नहीं करा, तो मेरी टांगे हाथ चल रहे थे। तो उसके बाद डैनी, मैंने उनको, जितने थे 3, मैंने उनको मारा वहां पे, तीनों को फायरिंग करके, बिकॉज वो भी इंजर हो गए थे ग्रेनेड से। तो वो उसके ठोक बाद वो, दिए। हाँ, वो उनको ठोक दिया वहां पे।
उसके बाद फिर मैंने वहां से कंटेक्ट कोई था नहीं, तो फिर मैंने खुद वॉक करना शुरू करा अपना तकरीबन 100 मीटर। And you were injured and you were very well aware हाँ, that आई a वाज bullet इंजर्ड has के gone भी, through, right? हाँ मैं देन आई थॉट आई मस्ट गिव इट अ ट्राई एंड सी के भी वन कैन सर्वाइव, तो आई वॉकड, बट मैं 100-150 मीटर चला हूँ, उसके बाद मैं फेंट हो गया क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था। ये कहाँ से बुलेट एंटर हुई? If you can बुलेट show मेरे it on the यहाँ से yeah. गई थी, एंड इट बिकॉज वो हाइट पे थे ना, ऊपर थे, तो इट टुक अ Okay. लॉन्गर एक्सेस एंड बैकबोन के ऊपर उसने खोल दिया पूरा। Oh shit. और हार्ट को नैरोली मिस किया बेसिकली। हाँ, लेफ्ट हार्ट मतलब हार्ट को, जिसको कहते हैं कि हार्ट को किस करके निकल गई वो, बट उसने मेरे लंग पंक्चर कर दिए थे। तो मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मेरे को सांस आना कम हो गया था, बिकॉज सारा जो ब्लड था वो ट्रैकिया में, जो आपकी विंड पाइप है ना, उसके अंदर जाता, तो आपको सांस नहीं आएगा। फिर तुम बेहोश हो गए। हाँ, तब तक मैंने फिर वो अपना, मेरा जो दूसरा ऑपरेटर था, उसने सीओ को अपना रेडियो सेट पे मैसेज दिया। सीओ ने तभी अपना एमएच बेस हॉस्पिटल, अपना 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, उनको मैसेज करा। उसके बाद जो एविएशन स्क्वाड्रन है उनको मैसेज गया, तो हेलीकॉप्टर उड़ गया तब तक वहां पे। अब हेलीकॉप्टर की भी उस पायलट मेरे को बाद में बता रहा था कि हमने 3 बार ट्राई करा लैंड करने के लिए, क्योंकि हायर रीचेस पे सिक्योर्ड एरिया नहीं था, तो हायर रीचेस पे मिलिटेंट थे, वो फायर कर रहे थे। और सोही वो चारों के चारों मिलिटेंट आतंकवादी तूने खत्म कर? हाँ, चारों खत्म कर दिए, पर ऊपर तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर ऊपर हाइट्स के ऊपर ये उनकी हाइड आउट्स वगैरह बनाते थे। ये जैसे पहले बता रहा था ना कि वहां से वो वॉच करते थे, हमें वॉच भी करते थे, और कई बार पेट्रोल जाती थी चिढ़ाने के लिए लाइटें लूटे और एरियल फायर करते और बहुत तमाशे करते थे। एंड वहां पे उन्होंने मतलब उस टाइम पे आईडीज की फैक्ट्रियां लगाई हुई थी वहां पे, बिकॉज वो थोड़ा मतलब आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो आप बॉम्ब बोलते हो, बॉम्ब बनाने की फैक्ट्रियां बनाई हुई थी हायर रीचेस के ऊपर उन्होंने। अब उस टाइम का डिफरेंट टाइम है, मैं 92 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी, तो फैक्ट्रियां थी उनकी, तो कहीं पे भी हमारे। जब तू बता ही रहा है कि 200 एनकाउंटर, ये आई डोंट थिंक सो कि अच्छा, हमारे यहाँ पे जो सिविल एनवायरनमेंट है, वो एनकाउंटर का मतलब उनका कुछ अलग ही होता है ना? उनका एनकाउंटर का मतलब होता है कि किसी को पकड़ के लाए और उसको ठोक दिया। जैसे अभी वो अतीक अहमद के वो लड़कों के साथ हुआ, तो लोग यही सोचते हैं कि यार पकड़ के लाया, ठोक दिया, लेकिन फौज का एनकाउंटर का मतलब बिल्कुल अलग होता है। एनकाउंटर मतलब है कि एक दूसरे को मिल गए और लड़ाई शुरू हो गई। एंड इट इज लड़ाई, इट इज लड़ाई, नॉट कि पकड़ के ठोक दिया। हाँ, बिल्कुल। एंड ऐसे क्या होता है कि फौज का जो इनकाउंटर होता है ना, उसमें जो पहल मिलिटेंट के पास है, उसके पास इनिशिएटिव जो बोलते हैं, जो पहल मिलिटेंट करेगा, बिकॉज आप वर्दी में हो, मिलिटेंट सिविल ड्रेस में है, आप उसको नहीं पहचान सकते, बट वो आपको दूर से देख सकता है कि वो फौज आ रही है। सबसे पहले वो मारता है, जब आप बचोगे तभी आप जवाब दोगे। बिल्कुल, एरिया उसका है, गांव उसके हैं, सारा फौज बाहर से गई है। मेरे ट्रूप्स जैसे गोरखा हैं, जहाँ अलग अलग ट्रूप्स हैं, उनको उस एरिया की भाषा भी नहीं पता, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है ये। तो प्रॉपर एनकाउंटर होते हैं। एनकाउंटर के बाद फिर जैसे मैं बता रहा था, उसी बात पे वापस आते हैं। जी। तो हेलीकॉप्टर थर्ड ट्राई के बाद हेलीकॉप्टर लैंड कर गया, एंड जब हेलीकॉप्टर लैंड कर गया तो मेरे को फिर वहां से इवैक्यूएट करके श्रीनगर ले गए। अभी श्रीनगर पहुंचने तक मेरा ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका था, 3.5 से 4 लीटर ब्लड चला गया था। तो डॉक्टर ने मेरे को बिना एनेस्थीसिया दिए ऑपरेशन थिएटर नहीं पहुंचे, जैसे हेलीपैड पहुंचे, उसने मेरे को स्ट्रेचर के ऊपर ही मेरे को साइड से कट मार करके ये चेस्ट पे, विदाउट एनेस्थीसिया, एंड ही स्टार्टेड। विदाउट एनेस्थीसिया तो बहुत चीखें निकली होंगी सोही? नहीं, बिकॉज ब्लड लॉस इतना हो गया था, तो आपका मतलब और कोई चांस ही नहीं था। मुंह से भी ब्लड आना शुरू हो गया था, क्योंकि सारा लंग्स वाला सारा सिस्टम का मुंह से निकलना शुरू हो गया था। एंड यू वर इन सेंसेस और यू वर? आई हैड ऑलमोस्ट, मतलब फेंट हो गया था मैं ऑलमोस्ट। तो जब उन्होंने मेरे को बाद, बिकॉज अगर आप एनेस्थीसिया दोगे तो एनेस्थीसिया फिर रिवाइव नहीं कर पाएगा अगर आपके पास इतना कम, बिकॉज ब्लड ही नहीं है बॉडी में। गॉट इट। तो अभी उसी फिर ऑपरेट कर दिया, मैं वहीं पे रहा। और उस टाइम पे फिर बनोट के ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, उसके भी गोली लगी हुई थी। अब जब ब्लड देने की बात आई, बनोट पहुंच गया वहां पे मेरे को ब्लड देने,
उसके खुद गोली लगी 3 दिन पहले, वो कहता सोही को ब्लड मैं दूंगा। ये वाह। भाईचारा, मतलब ये कहाँ आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आपका कोर्समेट, आपका बडी जिसके 3 दिन पहले गोली लगी हुई है, वो कहे कि भी मैं अपने कोर्समेट को, अपने भाई को ब्लड देने पहुंचू जा रहा हूँ। ये वो मेरे बड़ी बहुत ही अमेजिंग चीज है। ये फौज में ही है, हाँ कोर्समेट की वैल्यू ये फौज में ही है, और ये बहुत ही अमेजिंग मिसाल है। और हाँ कोर्समेट की तो खैर अनगिनत मिसालें हैं, बट सोही, दिस इज इनफैक्ट सोही, यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और भनोट भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो बिल्कुल आई कैन को रिलेट। इट्स अ वेरी बिल्कुल। ऑसम स्टोरी इनफैक्ट। या तो उसके बाद फिर दानवीर धीरे धीरे, बिकॉज मेरी यूनिट तब तक एडवांस बॉडी जा चुकी थी और हमारा टेन्योर खत्म हो गया था, उसके बाद हम फिर अपनी नई पोस्टिंग जम्मू में आ गए थे। एंड ये मेरा लास्ट ऑपरेशन था जो मैं बता इनफैक्ट इसके अंदर आपको मिला शौर्य चक्र। यू हैव ऑल्सो गॉट अ सेना मेडल गैलेंट्री। और मेरे को एक आप वो स्टोरी भी बता रहे थे कि आप एक कैसे गुफा में गए और आपने वो मारे आतंकवादी, साथ में कुछ कमेंडेशन कार्ड भी मिले हैं और सब गैलेंट्री अवार्ड्स हैं आपके। तो सेना मेडल आपको किस ऑपरेशन में, आपने उसमें क्या किया था ब्रॉडली? दानवीर हम जैसे मैं बता रहा था कि हम श्रीनगर में रहे, ये जो तराल वाला एरिया, ये साउथ कश्मीर का एरिया है, जी, पुलवामा जिले में पड़ता है ये ये तराल। जहाँ पे जो पुलवामा जो अपने जो शहीद हाँ हुए 40 जवान, ये वो इलाका है। हाँ, ये वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये तराल, जी जहाँ पे शौर्य चक्र मिला था। अभी हम आ जाते हैं ऊपर। ऊपर हम मानस बल में थे। मानस बल लेक है वहां पे, बड़ा अच्छा सुंदर लेक है, बुलर लेक का मानस बल लेक ना, बड़ी ये दोनों खूबसूरत। है वहां पे। बुलर लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक, या बेसिकली जेलम गोज इनसाइड एंड देन कम्स आउट ना। या तो उस एरिया में थे हम। 1993 की बात है। जो शौर्य चक्कर था वो 95 में था, ये 93 में था। या तो उसका एक बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उस टाइम पे सोपोर बड़ा नोटोरियस टाउन माना जाता था, सोपोर। हाँ, उसको तो लिबरेटेड जोन ही बोलते थे। हाँ, लिबरेटेड था, मतलब वहां पे इंडियन फोर्सेस अंदर नहीं जा सकती थी। यू कैन इमेजिन के सोपोर कैसा होगा। कोई इंडियन आर्मी, बीएसएफ अंदर नहीं घुस सकते थे सोपोर के। इनफैक्ट अपना एक फोर्समेट है पुनीत आहूजा, इसकी यूनिट वहां पे वो अपना बीआरडीएम थे तब, या क्या थे वो बिल्कुल, हाँ, बीआरडीएम थे उनके पास। बीआरडीएम्स ना। हाँ, वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के वो बख्तरबंद मैकेनाइज्ड। गाड़ियों के साथ फिर जाके उन्होंने ऑपरेशन किया था। उसको हाँ भी शायद तो सेना मेडल मिला था इसके अंदर। हाँ, मैं उसमें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम वहां पे रैकी, हमें वहां पे क्या था कि उसको कोई टच नहीं करना चाहता था उस पीरियड में, सोपुर को। या उसको भूल जाते थे कि ये इंडिया का पार्ट है। वो कहते कोई बात नहीं, इसको रहने दो, इसको मत छेड़ो। तो इतना उस टाइम पे उसका खौफ था। तो उस टाइम पे हमारे जो उस टाइम पे जीओसी थे, उन्होंने प्लान करा कि भी नहीं, सोपुर को हमने लिबरेटेड जोन से हटाना है, हमने इसको, वी हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो उस टाइम पे हम रैकी करने गए थे सोपुर की। एंड वी वांटेड टू ओपन अ रोड फ्रॉम इनसाइड सोपुर, बिकॉज आगे हमारे जो कश्मीर के एलएसी है, एलओसी है, जो एलओसी के ऊपर जो हमारी यूनिट डिप्लॉयड है, तो वहां से सोपुर के अंदर से जाएंगे तो रास्ता बहुत कम हो जाता है। अदरवाइज आपको बहुत घूम करके जाना पड़ता था। या तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वी विल इंश्योर के भी इसमें हम अंदर बंकर बनाए, अपने बीएसएफ के बंकर बना करके दें, ताकि वहां पे वो मैन हो सके एंड वो करे। तो हम उसकी रैकी करने गए थे। वो अलग एक ऑपरेशन था, बहुत मतलब के बड़ा ऑपरेशन था, बहुत सुंदर ऑपरेशन था। उसमें भी हमने काफी सक्सेसफुल काम हुआ था उसमें, जिसमें जो अपने ब्रिगेडियर लीडर हैं, ये मेरे इमीडिएट सीनियर थे, उनके टांग में गोली लगी थी, मेरी यूनिट के ही हैं वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दर्शकों को बताना जरूरी है अपने जो लोग देख रहे हैं। ब्रिगेडियर लीडर ये जनरल विपिन रावत जो सीडीएस थे, उनके साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। इनको हम लोग टोनी के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे फ्रेंड थे बहुत अच्छे। और सोही की यूनिट 2 जैकरेफ उसमें सीनियर थे। और जैसा सोही बता रहे हैं, उनके पैर में उस समय गोली लगी थी और उनको भी एक गैलेंट्री अवार्ड मिला था, राइट? ही आल्सो गॉट अ सेना मेडल, राइट? सेना मेडल मिला था उनको, और उनको कमेंडेशन कार्ड्स भी मिले थे। या 2 कमेंडेशन कार्ड थे उनको मिले हुए। या तो वो ब्रिगेडियर लीडर को, वो अलग ऑपरेशन था जिसको मैं बाद में बताऊंगा कि भी वो किस वो इटसेल्फ इज अ बिग ऑपरेशन। मतलब कि पहली बार ऐसे लग रहा है जैसे वॉर में, आप वॉर जोन में जा रहे हो इंडिया के अंदर ही। जिसमें पुनीत आहूजा भी था। पुनीत आहूजा उससे पहले उसको सेना मेडल मिल गया था, बट सोपुर में मिला था पुनीत को।
ओके ओके। हाँ, बट उसकी यूनिट के BRDM थे इसमें, और Okay. हमने वो रोड ओपन करी थी। मैं वो अलग एक इंसिडेंट है, एक अलग एक्सपीरियंस है कि आपको अंदर अपनी कंट्री के अंदर वॉर टाइम माहौल हो, जब मतलब के 4 बजे सुबह 3 बजे मस्जिदों से आवाज आ रही है कि हिंदुस्तानी कुत्तों भाग जाओ तुम्हें खा जाएंगे, और अंदर पूरे उस टाइम पे अफगानी मिलिटेंट्स बहुत होते थे, अफगानिस्तान का जो वॉर से निकले हुए सारे वो इधर आ गए थे, तो वो बड़े फेमस फाइटर माने जाते थे उस टाइम पे। ये उस टाइम पे जैसे आप मस्त गुल वगैरह, ये बड़े फेमस नाम थे इन लोगों के। तो जी। ये इसी टाइप के कई इनफैक्ट कई कुछ साउथ अपना अफ्रीकन नेशनल्स भी थे उसमें, जो ब्लैक मुस्लिम्स थे, वो भी आकर के फाइट। आई रिमेम्बर। हाँ, सुडान के सुडानी थे। थे वो लोग। हाँ। हाँ, सुडानी थे। ये इस टाइप के लोग बहुत उस टाइम घूमते थे कश्मीर के अंदर, जो मतलब जिहाद करने आते थे। ये उस समय की बातें हैं। तो हम उस टाइम पे वो रैकी करके आ रहे थे कि कैसे सोपोर को टैकल करना है। तो जैसे वापस आ रहे थे, तो हम बुलर लेक के ऊपर से गए थे, मानस बल से गए थे। तो जैसे गए तो हमारे ऊपर पूरी वो पहाड़ियां हैं वहां, उनके ऊपर से हमारे कॉन्वॉय के ऊपर फायर कर दिया उन्होंने, बहुत ज्यादा फायर खोला। तो उस टाइम पे फिर हमने इस ऑपरेशन की, जो इसको बोलते हैं हम ऑप अल्पाइन न्यूज था इसका नाम, इसका हमने प्लान करा कि इसको कैसे हमने इनको टैकल करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओपन मिलिटेंट्स थे। तो ऑप अल्पाइन न्यूज इटसेल्फ इज मैं जिसमें बताऊंगा आपको, बिकॉज बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो। जी जी। तो हम उसमें रात को पहुंचे थे, एंड जुलाई का महीना था 1993 में। जुलाई में मतलब वो हायर रीचेस के ऊपर पूरी बर्फ पड़ी हुई थी। तो पूरी रात मैं पीछे से अपनी कंपनी को लेके गया पहाड़ी के ऊपर, तकरीबन उस टाइम पे 4,000 उसकी मीटर की अपना उसका वो था, अपना हाइट थी पहाड़ियों की। तो मैं पीछे से मैंने नेक क्लोज करनी थी, बाकी जो रिज की वो थी वो बाकी यूनिट्स वाले कर रहे थे, बाकी कंपनीज कर रही थी। मेरे को बोला कि तूने ऊपर जाकर के सबसे ऊपर शिखर के ऊपर जाकर के रिज क्लोज करनी अपनी कंपनी के साथ। एंड यू वर द माउंटेन गोट, राइट? हाँ, मैं तो मेरे को बोला कि ऊपर टॉप पे करना है। अभी मैं पूरी रात चलता रहा, स्लिप हो रहे थे हम, क्योंकि बारिश पड़ी हुई थी, चढ़ना बड़ा मुश्किल था, कभी राइफल नीचे गिर जाती, सारा हमने सामान उठाया हुआ है। तो पूरी रात चले गए, तो तकरीबन सुबह 4 बजे जाकर के हम वहां पहुंचे ऊपर टॉप पे, पैदल चल चल करके। तो मैंने अपनी कंपनी को डिप्लॉय करा, एंड अपने बेसिकली उस टाइम पे हम स्टॉप्स वगैरह लगाते थे, अपने MMG स्टॉप लगाया, सारे लगाए, अपने बंदों को लगा करके फिर मैंने कहा मैं अभी आराम से बैठता हूँ, अब कोई नीचे हरकत होगी तब मेरे पास आएंगे। जैसे ही मैं लगा करके आ रहा था, तभी वो नीचे से मैंने एक ग्रुप देखा आता हुआ, मैं एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जा रहा था MMG वाले के पास। तो नीचे से एक मतलब के ग्रुप मिलिटेंट्स का आ रहा था ऊपर को। तो देवर क्लाइंबिंग अप, बिकॉज मैं हाइट पे था, तो वो नीचे से खड्डे से ऊपर को चढ़ रहे थे, एंड वो हंसी मजाक में करते आ रहे थे। उनको सोच भी नहीं सकते थे वो कि ऊपर कोई ऊपर बैठा तो वो होगा। पाकिस्तानी थे, लोकल कश्मीरी थे या अफगानी थे? मिक्स थे, पाकिस्तानी भी थे, अफगानिस्तानी भी थे और लोकल भी थे। तो वो नई एक तंजीम खड़ी कर रहे थे वहां पे। तंजीम मीन्स एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था हरकतुल जिहाद इस्लामी, बहुत बड़ी, अदरवाइज उस टाइम पे बहुत फेमस होती थी, जो हुजी बोलते थे इसको, हुजी। या आई रिमेम्बर हुजी। तो हरकतुल जिहाद इस्लामी ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो वहां पे अपना बेस जमा रही थी। तो ये तकरीबन 23-24 मिलिटेंट थे जो ऐसे ऊपर चढ़ते आ रहे हैं। अभी मैंने सोचा हो सकता है ये कोई अपना पेड़ पूड़ काटने वाले, लकड़ी काटने वाले कोई गुज्जर ना हो, एंड देवर अबाउट 150 मीटर मेरे से दूर थे और मैं हाइट पे हूँ। तो अब मैं उनके ऊपर फायर भी नहीं खोल रहा था, बिकॉज मैंने कहा कहीं और सिविलियन ना मर जाए। तो फिर मैंने सोचा कि इतना 4-4:30 बजे, बट यू कांट रूल आउट। तो मैं उनको अपना देखता रहा। जैसे एक आगे वाला बंदा था, जैसे उसने मुड़ा तो उसके आगे उसके ऊपर उसके पास GPMG थी, जनरल पर्पस मशीन गन, उसका मेरे को बट नजर आ गया बस। हाँ, तो फिर मैंने उनको अपनी रेंज में आने दिया, इफेक्टिव रेंज में आने दिया। तो जैसे वो आए नजदीक, तब हमने फायर खोल दिया। तो फिर उन्होंने फायर खोला पर चारों तरफ से, फिर तो चारों तरफ फायर शुरू ऐसे हो गया जैसे दिवाली हो गई। तो हमने पहले उसी में 10 के करीब गिरा दिए। 10 मिलिटेंट उसी स्टॉप में, उधर ही हमने। उसके बाद बाकी भाग गए, बिकॉज वो उतराई थी, नीचे को ढलान थी, तो वो भाग करके फिर बाकी वाले स्टॉप्स वगैरह में चले गए। तो उसमें फिर टोटल हमने 23 मिलिटेंट मारे थे दानवीर, एक ऑपरेशन में। 23
आतंकवादी 23 मिलिटेंट्स, बहुत बड़ी मतलब कि इट इज आई मीन ये लोगों को समझ में नहीं आ सकता कि कितनी बड़ी एक संख्या है जिसके अंदर पाकिस्तानी, अफगानी और लोकल कश्मीरी और ये सारे के सारे जिहादी। ट्रिमेंडस यार, इट आई मीन नो वंडर यू आर द मोस्ट डेकोरेटेड कोर्समेट ऑफ आवर्स। ऑसम ऑसम। तो उस टाइम पे वो रिकॉर्ड था एक 23 मिलिटेंट इनसाइड वैली एक एनकाउंटर में मरने का। तो उस पर्टिकुलर एनकाउंटर ने पूरी वो हरकतुल जिहाद इस्लामी वहां पे खत्म कर दी थी। एक बंदा हमने जो मिलिटेंट था कश्मीर श्रीनगर का था वो जिंदा पकड़ लिया था उसको, बिकॉज वो जैसे था कि अगर कोई फायर कर रहा तभी आप उसके ऊपर फायर कर रहे हो। तो उस तरीके से फिर हमने एक बंदा हमारे पास वो जिंदा था। तो 23 किल्ड एंड 1 अलाइव एंड होल लॉट ऑफ उसमें एम्युनिशन, बॉम्ब मिले हमें जो आईडीज बोलते हैं ना, डेटोनेटर्स, मतलब जीपीएमजीज, रॉकेट लॉन्चर्स, वो सारे उनसे मिले हमें। पीका गन मिली। इनफैक्ट मैं भी उस समय कुपवाड़ा चौकी बल के आगे वाले इलाके में था। बिल्कुल। उस समय हम लोग बच्चे थे, हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं थी और इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पता था। अब हम सोचते हैं तो इमेजिन करो कि कितना एफर्ट पाकिस्तान की तरफ से लगा था, कितना एफर्ट लगा होगा कि हजारों की तादाद में उन्होंने यहाँ पर आतंकवादी भेजे, कितनी बड़ी मात्रा में हथियार, एमिनिशन। ओ माय गुडनेस, आई मीन इट इज अनइमेजिनेबल। और हमारे जो सिविलियन साथी थे उन दिनों में, जो कोई दिल्ली में नौकरी कर रहा है, कोई पुणे, बॉम्बे, चंडीगढ़, उन लोगों को ये चीज सपने में भी नहीं कभी सोचते होंगे कि यार ऐसी जिंदगी यहाँ पर हमारे दोस्त जी रहे हैं और हम लोग भी बड़े हंसी खुशी ये सब करते रहे। मतलब अब सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार ओ माय गॉड, आई मीन मैं अपने लड़के को कभी भी नहीं चाहूंगा कि वो ऐसी परिस्थिति में जाए और फंसे। आई मीन इट इज यू नो, आपका जहन पूरा हिला देता है, दिमाग हिला के रख देती है ये पूरी कहानी। वही दानवीर, मतलब अभी आप उस टाइम पे जिन लोगों ने काम करा है कश्मीर के अंदर, जिन लोगों ने वो मिलिटेंसी का लेवल लेके आए नीचे, कि जैसे हम बात कर रहे थे कि 15-20 हजार, मतलब मिलिटेंट बड़ी बात नहीं थी 15-20 हजार, बट वो 15-20 हजार आप करते थे, वो होते थे एनकाउंटर में, न्यूट्रलाइज होते थे और आ जाते थे। तो ये जैसे मतलब वो चलते ही रहता था। तो एक पीरियड में तो हमने कई सारे साथी, अपना कोर्समेट था धनवंत शर्मा, फिर अपना राकेश सिंह जिसको अशोक चक्र मिला, धनवंत शर्मा को शायद सेना मेडल मिला, फिर अपना वो था कैप्टन संजय चौहान, राजरेफा शौर्य चक्र मिला, पॉस्टमस, यू नो, इस दुनिया में, यू नो, एंड आई मीन हमारे कोर्स ने और हमारे सीनियर कोर्स, जूनियर कोर्स, इन्होंने बहुत कुछ देखा है, इनफैक्ट बहुत काम किया है। अभी उस टाइम पे एक थॉट प्रोसेस चल रहा था गवर्नमेंट के अंदर के हम इनको एक्सटर्नल अफेयर्स छोड़ करके, डिफेंस छोड़ करके, बाकी हम इनको दे देंगे पूरे एक, बिकॉज इतनी ज्यादा मिलिटेंसी थी, इतनी ज्यादा तादाद थी और इतना ज्यादा डिफिकल्ट था उसको मैनेज करना। तो जो आर्मी ने उस टाइम पे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम करा है, उसने उस टाइम पे इस देश की यूनिटी बना के रखी है। अगर आप एक स्टेट को ये इतना दे दोगे तो बाकी जगह पे भी, जैसे पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में, नक्सलाइट एरिया में, वो एक आप मतलब पूरा देश ही टूट सकता था। इनफैक्ट एक और चीज मैं देखता हूँ, कई बार लोग फेसबुक पे फोटो डालते हैं, कोई डल लेक में अभी शिकारे चला रहे हैं, या वो वही साउथ कश्मीर के अंदर वो क्या, कौन से फ्लावर्स हैं वो, अरे दिमाग से उतर रहा है, वो जो फूल, वो सैफरन के वो हैं, और ट्यूलिप गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में। देख के कितना अच्छा लगता है। और ये लगता है कि ये जो जमीन है जिसके अंदर ये ट्यूलिप उग रहा है, सैफरन उग रहा है, यहाँ पर हमारे साथियों ने और बेचारे शरीफ और सिंपल कश्मीरियों ने भी अपना खून बहाया है, और ये सब खून बहाया है अपने पाकिस्तानी दुश्मनों की बदौलत ये पूरा हुआ है। तो बहुत दुख लगता है, मतलब आई रियली फील वेरी सैड व्हेन आई लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई फील वेरी हैप्पी कि टूरिस्ट जा रहे हैं, ट्यूलिप गार्डन है, सैफरन गार्डन है, कोई डल लेक घूम रहा है,
और फिर हमें गर्व भी होता है कि ये हमारे जैसे और सोही आप जैसे शेरदिल सैनिकों की वजह से ये आज स्थिति है। इनफैक्ट आप एक और मेरे को 2 दिन पहले बता दें कि वो कैसे केव में घुसे, वो क्या कहानी थी यार? वो मानसबल एक लेक है वहां पे, मानसबल बड़ा सुंदर लेक है। वो भी या वहां पे क्या था कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम दिन में 2-2 3-3 कॉर्डन करने पड़ते थे, सांस लेने का टाइम नहीं मिलता था, सोने का भी, मतलब हमारी पूरी बॉडी का वो सारा सिस्टम ही चेंज हो गया था कि सुबह 2 बजे जा करके आपने पॉटी करनी है, सुबह 2 बजे। उसके हाँ, बाद आप चलते रहते थे, अगर मतलब सुबह 2 बजे आपको आएगी, बिकॉज आपका उस टाइम का बॉडी क्लॉक ऐसा हो गया था। बॉडी क्लॉक ऐसा ही। तो 3-3 4-4 ऑपरेशन, तो उस टाइम पे ऐसी एक छोटा सा गांव था मानसबल के पास, उस गांव को हम कॉर्डन कर रहे थे। तो मैं वो कॉर्डन करते करते, वहां पे लाइमस्टोन क्वेरीज हैं। जी। तो लाइमस्टोन क्वेरीज जो है उसके वो धीरे धीरे अंदर अंदर जा करके माइनिंग करते हैं लोग लाइमस्टोन क्वेरीज के अंदर ना। तो एक अंदर बहुत ही वो लाइमस्टोन क्वेरी काफी अंदर तक जा रही थी। तो मेरे को बाहर एक तार सी नजर आई, मैंने कहा ये तार, फिर मैंने नॉर्मल तार नहीं है, बिकॉज वो आईडी वाली तार थी। तो मैंने थोड़ा सा अकेला मैं अंदर अंदर जाता गया। वो अंदर जा करके देखता देखता अंदर मैं टॉर्च मार के देखा, तकरीबन मैं अंदर 50-60 मीटर अंदर चला गया गुफा के। ओ माय अब गॉड। जैसे ही मैंने वहां अंदर टॉर्च मार आगे देखा, उन्होंने फायर कर दिया अंदर। उसमें 3 मिलिटेंट अंदर बैठे थे। ओ माय गॉड, यू लकी मैन, अगेन यू वर वेरी लकी। हाँ, तो वो 3 मैं अकेला। अब मैं हिलूं, क्योंकि टॉर्च मैं हिलूं तो मेरे को ठोकेंगे वो। एंड वी आर जस्ट लाइक 10-15 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक दूजे ਨੂੰ गाला भी ਕੱਢਦੇ होने हो तुसी फिर? हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ पूरा मैं अकेला, वो 3 थे। एंड वो मतलब एंड अंधेरा है, पूरा नजर नहीं आ रहा है। मैं एंड समझ। हाँ, मैं जहाँ पे था उनका फायर मेरे ऊपर नहीं आ रहा था। और मैं अगर अपनी आड़ छोड़ करके उनके ऊपर फायर करूंगा तो मैं टारगेट बन जाऊंगा, पर अंधेरे में देख किसी को कुछ नहीं रहा था। तो मैंने फायर फूर करके थोड़ा सा मैं धीरे धीरे अपने आप को एक्सट्रीकेट करा, बाहर आ गया मैं। बाहर आकर के, बिकॉज उसका निकलने का रास्ता और कोई था ही नहीं, गुफा का मुंह था। तो बाहर आकर के मैंने उसका मुंह बंद करवा दिया। और उसके बाद अच्छी तरह हमने उसको सैंड बैग वगैरह लगा करके कर दिया कि भाई आप सरेंडर करो अभी। तो उनको जनरेटर वगैरह लग गए अंदर। एंड उसको प्रॉपरली वो ब्लॉक कर दिया उनको। अब उनका एक ही जगह से उन्होंने आना है। तो उसको हमने बोला कि फिर वो आफ्टर अबाउट 3-4 आवर्स देन दे गेव अप, एंड देन दे केम रनिंग, दे स्टार्टेड फायरिंग, एंड देन दे वर किल्ड एक्चुअली ऑन द माउथ ऑफ दैट केव। मतलब they were dispatched to 72 हूर है कि जाओ तुसी पूरा ना स्वाद लो। बिल्कुल। माय गॉड यार। इनफैक्ट ये जो मैं सोही मैंने आपकी ये कहानियां सुनी। इनफैक्ट और ऐसी कितनी सारी कहानियां हैं, कितनी सारी कहानियां, कितने हजारों सैनिकों ने अपने बलिदान दिया है। और आई मीन इट इज, अगर इस सारे एफर्ट को कंबाइन किया जाए तो ये बहुत बड़ा एफर्ट है, जो कि आई डोंट नो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे जो सिविल के फ्रेंड्स हैं वो इस चीज को समझते हैं। इनफैक्ट ये जो अभी सतपाल मलिक का इंटरव्यू हमने सुना, सबने सुना, वो करण थापर के साथ में, हाउ डू यू रीड दैट, बिकॉज यू हैव सर्व्ड इन दैट एरिया, और जहां पे तुमको वो मिला शौर्य चक्र, ये वही जनरली इलाका है। तो हाँ, पुलवामा। द ग्रेट डिटेल्स, हाउ डू यू सी दिस मैं इंटरव्यू? ये जो गांव जहाँ पे पुलवामा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवान जहाँ पे शहीद हो गए थे, लेटपुरा गांव है वो। वहां पे झेलम जो आकर के बिल्कुल हक करती है नेशनल हाईवे को। झेलम वो बिल्कुल साथ साथ चल रही है रोड के अंदर, अपना उस पीरियड में या तो वहां पे उस जगह में, मतलब जब भी आप मूवमेंट करते हो तो आपको पता है श्रीनगर से लेकर के आप पूरी ऑन द रोड आप आरओपी करते हो, रोड ओपनिंग पार्टी होती है, प्रॉपरली रोड ओपन किए जाते हैं, एरिया डोमिनेशन होती है, आईडीज वगैरह आप चेक करते हो, सारा कुछ करते हो। एंड जहाँ जो शहर का एरिया है वहां पे आपके स्टॉप्स खड़े होते हैं। तो आप उसको प्रॉपरली सिक्योर करके करते हो, जो भी आप वो करते हो। तो मैं उनका जो गवर्नर साहब ने बोला था उसमें कुछ चीजों से सहमत नहीं हूँ। बिकॉज जैसे वो कह रहे थे कि मैंने 4 या 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। एयरक्राफ्ट कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, अगर आप मांगोगे तो गवर्नमेंट कभी मना नहीं करती है। आप जो मांगते हो गवर्नमेंट दे देती है। बट बिल्कुल। उस टाइम पे अनफॉर्चुनेट ये था कि भी आप रूटीन
जैसे आर्मी भी अगर जाती है वहां पे, जहाँ जितनी इंडक्शन होती है, जहाँ वैली में जाती है, जहाँ आगे ऊपर एलओसी में जाती है, लेह लद्दाख जाती है, तो आर्मी बाय एयर आप इंडक्ट नहीं करते हो, आप बाय रोड ही करते हो। और हाँ। आप रोड ओपनिंग करके जाते हो, प्रॉपर ड्रिल्स आप करते हो, एंड उसके बाद आप मूवमेंट करते हो। तो वो एक्चुअली इसके अंदर ना सुनी एक पर्सपेक्टिव देना बहुत जरूरी है। वो ये है कि अब ये गवर्नर, एक्स गवर्नर कह रहे हैं सतपाल मलिक की जी वो 1000 सीआरपीएफ के बंदे थे जी, 5 उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे। आई डोंट नो, ये इतनी ये एक रूटीन मूवमेंट है सीआरपीएफ की या आर्मी की। आई डोंट नो कि सतपाल मलिक ने, आई थिंक सतपाल मलिक ने नहीं मांगे थे, वो ये कह रहे थे कि सीआरपीएफ ने डिमांड करी थी। लेकिन इतनी इंडियन आर्मी है, इतनी सीआरपीएफ, उस समय बीएसएफ भी हुआ करती थी और आजकल पता नहीं है कि नहीं है, इतना सारा मूवमेंट, हर रोज कोई ना कोई पलटन इंडक्ट हो रही है, कोई डी इंडक्ट हो रही है, मुंबई में भी 100-150 गाड़ियां हैं। अगर आप ऐसे एयर एफर्ट देंगे तो आप दिन के 25-25, 30-30 एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे, तो इंडिया का एयर एफर्ट तो आपको श्रीनगर में उतारने और बाहर निकालने में लग जाएगा। तो इम्प्रैक्टिकल ऑल्सो, इम्प्रैक्टिकल है। इवन अगर यूएस भी चाहे वो भी अपने ट्रूप्स को, एंड मतलब इट इज नॉट प्रैक्टिकल नहीं है वो। आपने इसलिए तो उसको रोड रखा हुआ है, रोड ओपनिंग होती है, एंड वो 10-15 साल से हम उसके, जब अभी तो इतनी मिलिटेंसी भी नहीं थी, जब पीक ऑफ मिलिटेंसी भी हम रोड्स के ऊपर ही लेके आते थे। तो अभी भी सब रोड पे चलते हैं यार। हाँ, रोड के ऊपर चलता है। हाँ, एक रोड पे चलते हैं। हाँ, it was an intelligence failure and I also say it was a tactical failure. I mean, मे बी हाँ, उस टाइम पे रोड ओपनिंग में कोई कमी रह गई होगी, एंड यस इंटेलिजेंस फेलियर के कोई, बट दानवीर के जब कोई एक फिदाई, या मतलब अगर बंदा चाहे कि भी मैं मरूंगा, मेरे को कोई वो नहीं है, और अपने ऊपर अपना कोई आईडी वगैरह लेके जाए, आपने देखा है मतलब किसी को भी वो टारगेट को अचीव कर सकता है यार। इससे ज्यादा लेटेस्ट एग्जांपल जो कल अतीक अहमद और उसके भाई को, इतनी पुलिस है जो इंटेंशन बना के आया है, वो फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट जो इम्पैक्ट है वो तो अचीव कर ही लेगा। कल ही देखा, कल वो वीडियो देखा एग्जैक्टली, जो एक मोटिवेटेड किलर है, जो मोटिवेटेड फिदाइन है, जैसा आप बता रहे हैं, वो तो अच्छी टारगेट अचीव कर ही लेगा। बिल्कुल। तो जो उनकी बात है वो गलत है। वो बेसिकली कि भी उन्होंने अगर उनको एयरक्राफ्ट मिल जाते हैं तो नेक्स्ट डे वो जो बंदा घूम रहा है लेकर के आईडी जिसके पास है, तो कभी ना कभी तो मूवमेंट होगी उस रोड के ऊपर, कोई और टारगेट होगा, कोई दूसरी सिक्योरिटी। अगर इनको आप फॉर एग्जांपल इनका कॉन्वॉय आप सीआरपीएफ का बाय एयर भेज दोगे तो रोड थोड़ी यूज करना बंद करो, फिर तो रोड पाकिस्तान बन गई। उनको दे हैव अचीव्ड द एम। You have to use that road. Civilians भी जाते हैं, सारे जाते हैं, but you have to secure the road well. आपने दो बड़ी कॉन्वॉय निकलती हैं सोही, एक कॉन्वॉय डाउन कॉन्वॉय है, एक अप कॉन्वॉय है। 100-150 गाड़ियां होती हैं उसमें, 150 सैनिक जाते होते हैं उसमें, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आर्मी है, और ये सारे नॉर्मल मूवमेंट है वो। जैसे वो बोल रहे हैं कि 1000 ट्रूप्स थे, 1000 ट्रूप्स तो एक बटालियन ही होगी। जितनी बटालियन इंडक्ट करती है, डी इंडक्ट करती है, वो 30-40 गाड़ियों में आ जाती है, 30-40 गाड़ियां निकलती हैं, और वहां तो 150 गाड़ी जाती है रोज। 150 गाड़ी जाती है, यानी कि पूरा इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट फ्लीट और सिविल एविएशन के बहुत सारे एयरक्राफ्ट डेली के डेली बेसिस पर लगाने हो, तब सतपाल मलिक साहब का जो वो था, आइडिया था, तब वो इंप्लीमेंट हो पाए। तो इट इज सो इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल एंड एक्चुअली impractical, it is, I don't know what he wanted to achieve by giving that statement, but वो political कहानियां है, but ये जरूरी है because we as military men we should put the correct perspective. बाकी मतलब वो it is a बहुत impractical चीज है कि भी अगर आप इसको ये नहीं दोगे तो ये हो जाता, ये बच सकते थे, वो impractical है वो बात। अगर मगर तो यार, अगर ऐसा होता तो वैसे हो जाता, वैसे होता तो ऐसे हो जाता, ये अगर मगर का तो फिर कोई अंत नहीं है, यू नो। बिल्कुल देयर इज नो एंड टू दिस अगर मगर। लास्ट में क्योंकि कल का वो मैंने जिक्र किया, कल वो जो एक्शन हुआ यूपी के अंदर, अतीक अहमद को मार दिया, ये जो शॉक एक्शन, हाउ डू यू लुक एट इट? आई मीन, इसमें कुछ पुरानी यादें, गोली गाली चली और ये सब, तो कुछ ऐसा फील आया कि यार ओ माय गॉड, वी हैव थ्रू these kinds of actions in our own lives?
हाँ बिल्कुल, बट सी अब अभी मे बी किसी की उसकी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी होगी, वो उसका इतना लंबा एज अ डॉन एज अ गैंगस्टर करियर रहा है, तो डॉन कोई मतलब कि हर एक रॉबिन हुड तो नहीं होते हैं हर जगह पे, गलत काम ही करते हैं इसलिए तो डॉन है, वो गैंगस्टर है। तो किसी को उसने नुकसान पहुंचाएगा, उसने बदला ले लिया होगा मौका देख करके। तो हर एक बंदा कई बार उसके पास रिसोर्सेज अगर आ जाते हैं तो कर लेता है वो। तो इट इज अ नॉर्मल थिंग के भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एंड इनफैक्ट मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी ने बोला कि कर्नल साहब ये पुलिस वालों ने गोली क्यों नहीं चलाई। मैंने हाँ कहा यार, जब आदमी बहुत एक्सपेक्ट नहीं करता है और ऐसे कोई अचानक से आके गोली गाली चला तो एक हाँ शॉक इफेक्ट होता है। 15 बिल्कुल से 20 सेकंड का वो शॉक इफेक्ट होता है। बिल्कुल उस शॉक इफेक्ट में आप फ्रीज हो जाते हैं और बिल्कुल। उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन 15 से 20 सेकंड में तो गोली भी चल गई और उन लोगों ने तो सरेंडर भी कर दिया, और वो भी 15 ऑन कैमरा। तो हाँ इट इज गोली नहीं नॉट चली। इवन 15 मतलब बिल्कुल। जैसे AK-47 एक मिनट के अंदर 600 राउंड निकालती है। जस्ट इमेजिन। या 600 राउंड उसका रेट ऑफ फायर है। तो या उस इट इज आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ 2 3 3 4 सेकेंड्स उन्होंने करा, और इमीडिएटली आई थिंक उनके बाद उसने हाथ खड़े कर दिए। एंड जिन जो लेके जा रहे हैं, जो गार्ड उसको लेके जा रही है, वो कौन सा कोई रोज कॉम्बैट में रहने वाले लोग हैं कि रोज फायरिंग हाँ, कर वो रहे तो हैं। उनमें से दे आर कईयों अ ने पुलिस पहली फोर्स। बार गोली सुनी होगी। हाँ पहली बार बिल्कुल। वो तो वो उस टाइप का उनका रिएक्शन भी नहीं होता है। तो यू कांट से कि भी उन्होंने डेलिबरेटली कुछ इस तरीके से उनको नहीं इनफैक्ट करा पुलिस होगा। नहीं, अगर हम फौजी भी हो और एकदम से ऐसे कोई कार्रवाई हो जाए तो हमें भी 10-15 सेकंड लगेंगे अपने आप को। हाँ अपने आप को वो करने के लिए कि भी हाँ वो टू नो द फैक्ट सीज हाँ, जिसको बोलते एंड हैं इट इज सीज द सो क्लोज, सिचुएशन। हाँ इट इज सो इम्पैक्टफुल, एकदम आके। बिल्कुल, और मार करके और निकल जाना, मतलब वो इट इज वो पॉसिबल इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकते, बट जो बंदे थे उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद तो मतलब ही नहीं कोई बनता, कैमरा से कवर हो रहा था तो क्या गोली चलाते। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट वो कौन। हाँ आई एम सॉरी। टेम्पटेड टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि यार, यू आर सिटिंग इन पंजाब, अमृतपाल क्यों नहीं फड़िया जा रहा यार? ਤੁਸੀਂ अमृतपाल ਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ या फड़ना नहीं चाहते कि व्हाट इज द इशू लाइक? अभी इस सी दे मे द गवर्नमेंट वुड बी नोइंग इट बेटर, ज्यादा गवर्नमेंट को पता होगा, बट हाँ मतलब क्योंकि ये मखौल जा नहीं हो गया? मखौल नहीं हो गया? मखौल बन गया हाँ मतलब कि वो काफी ज्यादा ड्रैग हो गया है। है ना? काफी इन्होंने पकड़ भी ली है अभी दो जो मेन बाकी बंदे पकड़ लिए, सिर्फ वही बचा है। बट अदरवाइज कोई जैसे ग्राउंड के ऊपर स्पोर्ट नहीं है कोई उसकी, दैट हाँ, इज हाँ कोई ग्राउंड के ऊपर स्पोर्ट नहीं है कोई उसका, मतलब इतना वो नहीं है। तो इट कैन बी बाय डिफॉल्ट आल्सो और बाय डिजाइन आल्सो के बाय गिव हिम दैट काइंड ऑफ and पब्लिसिटी Puri, आल्सो। I don't know how to ask, but how do you feel when the mainstream media and many people, they target Punjab with the various names? I don't want to take those names. How do you feel? पूरी जिंदगी देश के लिए, और पंजाब के कितने हजारों लाखों लोगों ने अपने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, और फिर इस तरीके की बकवास हो, कैसा लगता है? दानवीर मैं 90 जब हम कमीशन हुए थे, तो मेरी यूनिट अनफॉर्चुनेटली जब फॉर्चुनेटली एक्शन भी रही है, उससे पहले ऑप पवन में थे, श्रीलंका में थे। श्रीलंका से आए, लखनऊ पोस्टिंग हो गई। अभी लखनऊ में उस टाइम पे राम जन्मभूमि का भी काफी इशू चल रहा था, इफ यू रिमेम्बर 91 92 में। या तो बार बार वहां जाते थे, पीस टेन्योर था लखनऊ वाला। तो उस एंड उसके बाद हमें एंड में पंजाब में भेज दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट 91 में, पंजाब एंड में ना, दिसंबर में, एंड 92 के बिगिनिंग में। तो मैं ओके। पंजाब में भी उस टाइम पे पोस्टेड था इधर। ओ, तो हाँ मैं उस टाइम पे जब फर्स्ट इलेक्शंस करवाई थी, तो हम लोगों ने करवाई थी यहाँ पे ओके, पंजाब में, जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करवाया था। तो उस ओके। टाइम पे 5-6 महीने हमने काफी ऑपरेट करा था पंजाब में। एंड लोग उस टाइम पे क्या था कि सैंडविच हुए थे। एक साइड पे टेररिस्ट की वो होती थी, टेररिस्ट तंग करते थे, दूसरी साइड पे पुलिस तंग करती थी। तो आई वुड गो अ स्टेप फर्दर के भी इट हैज बिकम अ इंडस्ट्री दैट टाइम एक्चुअली। तो लोग बीच में जो नॉर्मल कॉमन लोग हैं वो कॉमन मैन। बीच में थे। हाँ बट वो आर्मी की बहुत इज्जत करते थे। हम लोगों को मतलब कहीं कहीं पे भी जाते थे, कोई मिलिटेंट का भी होता था, मिलिटेंट भी आर्मी के ऊपर कभी मिलिटेंट ने अटैक नहीं अभी करा नहीं था। था।
कभी हिम्मत नहीं पड़ी थी, उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ी थी। एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम पंजाब के एरिया के थे, तो एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आर्मी बैकग्राउंड के थे, जो हर गांव में हैं, तो लोग बहुत प्यार करते थे। अभी मैं जलंधर में स्टेशन कमांडर था इससे पहले, तो मैं काफी इंटरेक्ट वगैरह करता था। लोगों का प्यार मोहब्बत आर्मी के प्रति, आर्मी के लिए बहुत ज्यादा है, और आज भी है, बहुत रिस्पेक्ट है वहां पर पंजाब। आज भी है बहुत। जितने ये किसान आंदोलन वगैरह में भी ये सारी सड़कें रोक लेते थे, जब आर्मी की गाड़ी जाती तो उसको साइड पे हो जाते थे, आर्मी की गाड़ी को कभी नहीं रोकते। इनफैक्ट सोही, मैं किसी से बात कर रहा था, ये अपना जो डीसीबी है और दूसरी बंद है अपना, यहाँ पर जब एक्सरसाइज जाती है अभी भी, तो वहां पे लोग गांव से लस्सी और साग और ये वो बहुत ज्यादा दे लव द ट्रूप्स एंड दे रियली पैम्पर देम, यू नो। बिल्कुल, दैट इज द ब्यूटी ऑफ पंजाब। और जब इस तरीके की बकवास चल रही होती है तो बहुत बहुत अंदर से दुख होता है। एम आई राइट? बिल्कुल। अभी जो हमारा 84 में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, उसके कारण जो हमारा थोड़ा सा पंजाबियों को आर्मी के अगेंस्ट जो थे हो गए थे, उसको हमने बहुत बिल्डअप करा आर्मी ने, बिकॉज आर्मी ने अपनी इमेज बिल्डिंग बहुत करी है पंजाब में। इसलिए बहुत जो अभी हमारे ताल्लुकात हैं पंजाब के लोगों के साथ, क्योंकि कल को वॉर हमारी इसी थिएटर में होनी है, अगर पाकिस्तान के साथ होगा, पाकिस्तान कुछ करता है, तो वी कांट अफोर्ड टू एंटागोनाइज लोकल पॉपुलेशन। एक चीज और है सोही, पंजाब के अंदर लोगों को ये भी मालूम है कि आर्मी अपनी मर्जी से कुछ वो ब्लू स्टार नहीं किया था, उसको किसी ने हुक्म दिया था और उनकी मजबूरी थी उसको करना। बिल्कुल। तो तभी आप देखोगे जब आप गोल्डन टेम्पल में जाते हो, जब आप एंटर करते हो, जितने वहां पे मार्बल के वो लगे, सारे आर्मी की यूनिट्स ने दिए हुए हैं, बिफोर 84 आल्सो एंड आफ्टर 84 आल्सो। व्हेन आई वाज कमांडिंग माय यूनिट, तो मैंने भी कुछ डोनेशन दी, और वो वहां पे मेरा भी एक प्लाग लगा हुआ है मेरे यूनिट का भी लगा हुआ है। और मेरी तो सिख पलटन है, तो फिर हम लोगों के लिए तो इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर। तो एक अलग ही सेंटिमेंट इन्वॉल्व है। तो बहुत अच्छे संबंध हैं आर्म्ड फोर्सेस के, आर्मी के लोकल पॉपुलेशन के साथ। पॉपुलेशन भी बहुत लोग आर्मी को बहुत प्यार करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आप बोलते हो कि मीडिया के अंदर कुछ लोग जो मतलब अब्रॉड चले गए हैं, जो मे बी ऑन दीज बेसिस दे मे बी ब्रिंगिंग अ बैड नेम, जहाँ वो उस चीज को, मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि वो खुद तो इधर है नहीं है, तो वो एक मतलब कि एक नाम बदनाम कर देते हैं कौम का। तो बेसिकली जो हमको प्रोपेगेंडा के थ्रू सोशल मीडिया में दिखता है, या टेलीविजन चैनल्स भी इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं करते, और वो भी ना समझी में जो इस तरीके की जो हाईलाइट चीजें कर देते हैं, उनको ये नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल बिल्कुल परे है। बहरहाल, तो वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन सोही, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर एंड वी हैव रियली कवर्ड लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। और तेरी दिलेरी के चर्चे तो खैर मैंने कई बार सुने हैं, लेकिन अब पूरे देश के सामने ये बात चलेगी, और लेट्स सी। एंड हम ऐसा एक रेगुलर बनाते हैं कि हम हर हफ्ते या रेगुलर इंटरवल पर मिलें, और हम कई ऐसी चीजों के ऊपर बात करें जिसमें नेशनल सिक्योरिटी की भी बात हो, और देश की बात हो बेसिकली। सो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड, एंड विद दिस वी रैप अप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू डैनी। थैंक यू। तो ये थे ब्रिगेडियर एच.एस. सोही, शौर्य चक्र, सेना मेडल बार। और इनकी आपने कहानी सुनी। इन्होंने बताया कि उन्होंने 200 एनकाउंटर किए हैं। ये पुलिस वाले एनकाउंटर नहीं, असली वाले, एक्चुअल वाले एनकाउंटर, जिसके अंदर दोनों तरफ से दबा के लड़ाई होती है और गोलियां चलती हैं, अपने भी लोग मारे जाते हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडियन आर्मी लड़ रही है, तो वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। तो ये कहानी आपने एच.एस. सोही की सुनी। मेरे को तो बहुत मजा आया, और मैं वैसे भी एच.एस. सोही को जानता हूँ, ये सारी चीजें मैंने सुनी। आपको ये कैसी लगी? आप प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, बच्चों को दिखाइए, उनको भी पता लगे कि हमारे फौजियों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। जिस कश्मीर को आप एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, छुट्टियों में जा सकते हैं आज की तारीख में, वो कैसे मुमकिन है, ये आपको एच.एस. सोही की इस कहानी से पता लगेगा। और ऐसी हजारों कहानियां हैं, और इन हजारों बलिदानों की बदौलत आज हम कश्मीर को इस हालत में देखते हैं कि वहां पर तरक्की हो रही है, वहां पर आम कश्मीरी भी
अपनी जिंदगी को समेट रहा है, उन बेचारों का भी बहुत बहुत नुकसान हुआ है। और इसके अंदर मास्टरमाइंड और जो खिलाड़ी है वो पाकिस्तान है, उसने मजहब का इस्तेमाल किया। और अब अच्छी बात यह है कि अब वहाँ के जो लोकल हैं, दैट इज कश्मीरी लोकल्स, उनको भी ये असलियत समझ में आ गई है, उनको भी अपना फायदा समझ में आ गया है। और आपने वीडियोस देखे होंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी त्राइमाम कर रहे हैं, वो भी गुहार लगा रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं, और वो भी ये गुहार लगा रहे हैं कि हम इंडिया के साथ वापस मिलना चाहते हैं। तो इसी के साथ ये प्रोग्राम मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और साथ साथ जैसा मैंने कहा दोस्तों से शेयर भी करिए। इजाज़त, जय हिंद।